भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कृष्णचंद्र जी की लिखी कहानी मोहब्बत की पहचान। पहले दिन जब उसने वकार को देखा तो उसे देखती ही रह गई थी। अस्मा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये वकार हैं। वकार उसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में एक अजीब सी जान पहचान थी, जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हों। दूसरी बार शाहिदा की कॉफ़ी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी उस बेगानगी के अंदर वही अपनापन था। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था। एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास जो दोनों के दिल में उमड़ रहा था कि वो पहले कहीं, बहुत पहले कहीं मिले हैं। आज रात की तन्हाई में अज़ा को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकार झुका हुआ है। घबराकर उसने बेड स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई नहीं था। फिर वो घबरा सी गई। उस एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज वकार को मालूम हो गया हो। तीसरी बार जब वकार से रऊफ की दावत में मिली थी तो बेइख्तियार उसकी आंखें झुक गई थी और गालों पे रंग आ गया था। वकार और अज़ा को एक दूसरे के करीब आते आते ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता था जैसे बनाने वालों ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों जिद्दी और मगरूर थे, रास्तबाज और मेहनती, न किसी से दबने वाले न किसी से बेजा खुशामद करने वाले। दोनों किसी कदर कस बहस यानी वाद विवाद करने वाले भी थे और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और यूनिवर्सिटी के चुने हुए स्कॉलरों में उनका शुमार होता था। इस पर तुलना ये कि दोनों सुंदर और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही सांचे और ठप्पे में ढालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। ये पहचान 3-4 साल तक चलती गई और गहरी होती गई। इस अरसे में वकार आईएएस के इंतखाब में आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अज़ा भी नेशनल लेबोरेटरीज में मुलाजिम हो चुकी थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी से चंद रोज पहले ही अज़ा के मुंह से नहीं निकल गया। बरसों बाद आज भी जब वो वाकये को याद करती है तो उसे उस नहीं पर हैरत तो नहीं होती, हाँ, इस नहीं पर जमे और अड़े रहने पर हैरत होती है। वो दोनों नेशनल पार्क के एक घने कुंज में घास पर दस्तखान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे जिनकी ओट में कहीं कहीं झील का पानी एक शरारती बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांक जाता था। इस दुनिया में हमेशा कयामतें आती रहेंगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ेंगे, 10 गज ज़मीन के लिए, कभी एक झूठे गुरूर के लिए, और हमेशा कोई ना कोई आफत टूटती रहेगी। मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है, बादल के सफ़ेद टुकड़े की तरह। झील में एक कश्ती की तरह तैरती हुई चाहत की बाजू अब आसमान को तकती हुई दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह वो कहीं और चली जाती है। ऐसे ठंडे से मीठे शहद भरे लम्हे में वो बहस शुरू हुई थी। वकार ने उसे मशवरा दिया था कि शादी के बाद अज़ा नेशनल लेबोरेटरीज में काम करना छोड़ दे। वकार अब आईएएस में आ चुका है। खुदा के फजल से हर तरह की फरागत उसे हासिल है। अब अज़ा को इस्तीफ़ा दाखिल कर देना चाहिए। अज़ा के मुंह से न निकल गई, नहीं, वो अपनी मुलाजमत कभी नहीं तर्क करेगी। मुलाजमत छोड़ने की ज़रूरत क्या है? वो रिसर्च करना चाहती है। शादी का ये मतलब तो नहीं कि औरत मर्द की गुलाम होकर रह जाए। और घरदारी में ऐसा कौन सा वक्त लगता है? खाना बावर्ची पकाएगा, पानी नल से आएगा, झाड़ू बुहारू झाड़ पोछ का काम मनियार करेगी। बाकी रह गया क्या? सोफे पर एक उम्दा साड़ी पहनकर शौहर की राह तकना। ये काम कौन सा मुश्किल का है? जो जो वो बात करते गए बहस उलझती ही गई। अज़ा को अंदाज़ा हो रहा था कि बहस गलत रास्ते पर जा रही है, मगर जोश में वो बोलती चली गई।
कुछ ये भी एहसास होने लगा था कि वैसे वकार की दलील में वजन तो है। इस बात से वो और भी बिखर गई। उसके लहजे में तल्खी आने लगी। फिर उसे ये महसूस हुआ जैसे ये सब कुछ गलत हो रहा है। उसे मामले को संभाल कर लेना चाहिए। मगर वो एक ना जो उसके मुंह से निकली थी तो निकलती ही चली गई। वकार भी संजीदगी को छोड़कर गुस्से से काम लेने लगा। तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी होगी। तुम मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकते। अज़ा के लहजे में आंसू आने लगे और वो भी अपने अकीदे पर सख्त होती चली गई। किसी कीमत पर भी मैं ये मुलाजमत नहीं छोड़ूंगी, चाहे शादी हो या न हो। यकायक अज़ा ने अपना फैसला दे दिया। वो बहस एकदम बंद हो गई। दस्तरखान लपेट दिया गया। एक कश्ती मर्दों औरतों की हंसी से भरी हुई, शरारती बच्चों की किलकारियों से युक्त करीब से गुजरती जा रही थी। अज़ा का दिल चाहा कि वो हाथ बढ़ा के इस कश्ती को रोक ले, वरना ये सब बच्चे चले जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी। मगर उसके दिल में इतना गुस्सा और इतना गुरूर भरा हुआ था कि वो कुछ कर न सकी। गाड़ी में भी उसे ख्याल आया कि वो वकार की बात मान जाए, अपनी जिद तर्क कर दे, एक कमज़ोर लम्हे का सहारा लेकर अपना सर वकार की गोद में रख दे। मगर वो लम्हा गुजर गया और वो चट्टान की तरह सख्त और मगरूर बनी रही। वकार और अज़ा की शादी नहीं हुई। वकार अपनी पोस्टिंग पर तन्हा ही चला गया। अज़ा ने किसी दूसरे बड़े शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया। बहुत से साल गुजर गए। दिल बुझ सा गया। वकार अब भी अज़ा को याद आता था। एक अच्छी तनख्वाह पाने वाली औरत के लिए मर्दों की क्या कमी हो सकती है। मगर वो दूसरे मर्द से शादी तो तब करे जब वकार को किसी तरह से भूल जाए, और वो कमबख्त दिल से उतरता ही नहीं। अज़ा ने शादी नहीं की, मगर उसने चंद माह का यतीम बच्चा गोद लेकर पाल लिया। मुन्ना भी अब 4 साल का हो चुका था और अपने पिता को पूछता था। किंडरगार्टन में जब उसे दाखिला कराने का सवाल आया तो मुन्ने के बाप का नाम पूछा गया। एकदम से अज़ा ठिठक सी गई। फिर आहिस्ता से बोली, वकार हुसैन। नाम लिख लिया गया। मुन्ने के दिल पर भी दर्ज हो गया ये नाम। उसी रात मुन्ने ने अपनी अम्मी के गले में बाहें डालकर पूछा, अम्मी, क्या मेरे अबू का नाम वकार हुसैन है? हाँ बेटा। अज़ा की आंखों से आंसू छलकने लगे। देखने में कैसे हैं मेरे अब्बू? अज़ा बात को ख़त्म करने की खातिर एक ट्रंक खोलकर उसमें से वकार की एक तस्वीर निकाल कर ले आई और मुन्ने के हाथ में दे दी। मुन्ना देर तक उस तस्वीर को गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने अब्बू की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। फिर तस्वीर का मुंह चूम कर बोला, मेरे अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू। अज़ा ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुन्ना देर तक अपनी अम्मी को गौर से घूरता रहा। उसके मासूम भोले चेहरे पर दोनों भौं के दरमियान सोच की एक गहरी लकीर बन गई थी। मुन्ने ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, रो नहीं मम्मी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तुम्हें अब्बू के पास कनाडा लेकर जाऊंगा। वकार तो हिंदुस्तान में ही था कहीं पर। उसे ये नहीं मालूम था कि अज़ा कहाँ पर है। ये भी मालूम था कि कहीं पर उसके एक बेटा पैदा हो चुका है। ये नहीं मालूम था कि उस बच्चे ने अपने कमरे में दीवार पर उसकी तस्वीर टांग रखी है और वो उससे बातें करता है। वकार को ये सब कुछ मालूम नहीं था, मगर शादी उसने भी नहीं की। आज भी उसे एहसास था कि बात उसी की सही थी, दलील जायज़ और वज़नी थी। मगर वो जो अपनी बात मनवाने के लिए तुल गया था, वो अगर उसकी मुलाजमत तर्क करने पर इस कदर इसरार न करता तो यकीनन अज़ा भी इतनी जिद न करती। मुमकिन था कुछ अरसे बाद खुद ही छोड़ देती। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अज़ा, उसके बच्चों और उसके घर का तस्वुर किया था, और जब उसे वो घर नहीं मिला तो उसने भी शादी का ख्याल तर्क कर दिया। एक बार वो नागपुर से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे, मौसम ख़राब और तूफ़ानी हो रहा था। उसके जहाज़ को रास्ता बदलकर हैदराबाद उतरना पड़ा। मालूम हुआ कि रात यहीं काटनी पड़ेगी। सब मुसाफिरों को रात के क़ियाम के लिए रिट्ज होटल ले जाया गया। चाय पीकर वो बाहर निकल खड़ा हुआ। वकार ने अपनी कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए थे और उस सड़क पर हो लिया जो एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे अपना रास्ता काटते हुए नीचे को जाती थी। कुछ देर बाद वो हैदराबाद को सिकंदराबाद से जुदा करने वाले निज़ाम ताल पर था
और मीलों तक फैले हुए पानी का नज़ारा देख रहा था। बांध की सड़क पर घूमता घूमता वो किसी दूसरी सड़क पर घूम गया। अब चारों तरफ छोटे छोटे बंगले थे। करीब के दिलशाद होटल के मैले माहौल से एक ट्रांजिस्टर से संगीत की आवाज़ आ रही थी। बहुत सी मौसीकी जो वो आजकल सुनता है खाली बर्तनों की आवाज़ मालूम होती है। गाने वाले की आवाज़ और सुनने वाले के कान का ताल्लुक बाकी है, मगर रूह का ताल्लुक गायब हो चुका है। एक बार उसने बड़े गुलाम अली खां को एक छोटी सी महफिल में अपनी आंखों के सामने गाती हुई सुना था। फिर उसने किसी रिकॉर्ड में वो मज़ा नहीं आया। एक बार उसने मोहब्बत की, फिर शादी के किसी पैगाम में वो मज़ा ना आया। वो सोचता सोचता चलता चलता रुक गया। किसी ने उसके घुटनों के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा कोई 4 साल का एक बच्चा था। क्या है बेटे? उसने बड़ी नर्म आवाज़ में पूछा। आपका नाम क्या है? मुन्ने ने पूछा। वकार हुसैन, उसने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछते हो बेटा? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? वकार हुसैन हैरानी से बच्चे की तरफ देखने लगा। जहन पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद ना आया कि हैदराबाद में उसका कोई रिश्तेदार रहता था। मुन्ने ने आहिस्ता से पुष्टि में सिर हिला दिया। फिर दोनों हाथ फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो और मेरे घर चलो, तुमको मैं वो तस्वीर दिखाता हूँ। बच्चा बड़े आराम से उसके सीने से लग गया था और अपने छोटे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक नीम तारीख बंगले के बगीचे से दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। मुन्ने ने जल्दी से अपनी उंगली वकार के हाथ से छुड़ाई और तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाया, अम्मी, अब्बू आ गए। अजा दौड़ती हुई बाहर आई, फिर ठिठक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर वकार को पहचान कर खुशी से रोने लगी। नहीं नहीं, अब वो कभी भी ना नहीं कहेगी। धन्यवाद।